अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत भर में असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेस्ट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पुरअमन इख्तिताम हुआ। ये इम्तिहान 2 सेशंस में मुनक़िद हुआ था। सुबह 9:30 से 12 बजे तक मुनक़िद पेपर 1 में तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। संगारेड्डी जिले में टेट इम्तिहान के दौरान आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां जिले के एक सेंटर में टेट इम्तिहान लिखने के लिए इम्तिहानी मरकज पहुंचने वाली एक हामिला खातून की इम्तिहान गाह यानी सेंटर में ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पटेंचुर मंडल के इसनापुर स्कूल में कायम करदा टेट इम्तिहान के मरकज पर राधिका नामी एक हामिला खातून अपने शोहर अरुण के साथ पहुंची थी। इम्तिहान गाह में ताखीर से पहुंचने पर इम्तिहान लिखने की इजाजत ना देने के खौफ से हामिला खातून स्कूल के गेट में दाखिल होने के बाद दौड़ती हुई इम्तिहान गाह पहुंची, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और काफ़ी सांस फूल रही थी। इस दौरान खातून का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, जिसके नतीजे में वो एग्जामिनेशन सेंटर में ही ढेर हो गई। फौरी तौर पर मुमतहिन और साथी उम्मीदवारों ने उसकी इतला इम्तिहानी मरकज के बाहर मौजूद शोहर को दी और शोहर ने एम्बुलेंस के जरिए राधिका को पटेंचुरू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने खातून को मुर्दा करार दिया। बताया गया कि हॉस्पिटल की मुंतकली के दौरान खातून की नाक से भी खून बह रहा था। खातून 8 माह की हामिला बताई गई और उसने टेट इम्तिहान में शिरकत के लिए गुज़िश्ता कई माह से दिन रात तैयारी की थी। उसे 2 लड़के हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो फिल वक्त तंसीख शुदा दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में जारिया तहकीकात के सिलसिले में रुकने काउंसिल के कविता को उसके कौमी दारुल-हुकूमत के दफ्तर में हाजिर होने के लिए 26 सितंबर तक इसरार नहीं करेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धोलिया पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच के रूबरू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ज़बानी तौर पर यह बात कही, जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के केस में एजेंसी की तरफ से पेश हुए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने अदालत उज़्मा को बताया कि वो 2 मरतबा रुजू हो चुकी हैं। अगर वो मसरूफ़ हैं तो तारीख में मजीद 10 दिन की तौसीक की जा सकती है। अदालत ने बाद इस केस पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दफ्तर को ईडी ने 24 सितंबर को नोटिस जारी करते हुए आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को नोटिस जारी करते हुए आम आदमी पार्टी ज़ेर क़यादत दिल्ली हुकूमत की अब तंसीख शुदा आबकारी पॉलिसी के खिलाफ जारिया तहकीकात ने जुमे को उसके कौमी दारुल हुकूमत के दफ्तर पर हाजिर होने की हिदायत दी थी। इस केस में 4 दूसरे मुलजिमीन बशमूल YSR कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट M श्रीनिवासलू रेड्डी, उनके फर्जंद राघव रेड्डी और औरोबिंदो ग्रुप के साबिक डायरेक्टर P शरद चंद्रा रेड्डी और दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के करीबी साथी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। मेडिकल एजुकेशन में गैर मामूली संग मील हासिल करते हुए तेलंगाना ने जुमे को 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन से नए मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत ने दावा किया कि मुल्क में किसी दूसरी रियासत में अपने जाती फंड से एक ही साल में कई मेडिकल कॉलेजेस शुरू नहीं किए, जैसा कि तेलंगाना ने किया। ये कॉलेजेस अजला कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर भोपालपल्ली, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना सिरसिला, विकाराबाद और जनगांव में कायम किए गए हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन नए कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे उन अजला में हिफ्जान सेहत की सहूलतों में मजीद बेहतरी होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तादाद अब बढ़कर 26 हो गई है। तालीमी साल 2024-25 के दौरान मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस काम करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद तेलंगाना मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन जाएगी जहां उसके हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के लिए फख्र की बात है कि उस रियासत में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेडिकल सीटें हैं। हर 1 लाख आबादी के लिए 22 डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। అటువంటి తెలంగాణలో ఈ రోజు ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్, దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మొత్తం 34 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటట్టుగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదించి తీర్మానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాలసీ అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ పాలసీ. అంటే ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ మాకు ఉండబోతుంది. ఈ సంవత్సరంతో దాదాపుగా 24 కాలేజీల వరకు మనం చేరుకున్నాం, కొత్త కాలేజీలు.
గతంలో మనకి 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఈరోజు ఆ సంఖ్య 26కు మనం చేరుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మరొక 8 కళాశాలలు నూతనంగా ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. దానికి కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదం వచ్చింది. ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వాటి కూడా మనం ప్రారంభించుకుంటాం. దీనిలో చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే 2850 మెడికల్ సీట్లు మాత్రమే కలిగి ఉన్న తెలంగాణలో 2014లో ఈరోజు 8515 మెడికల్ సీట్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరొక విశేషం ఏంటంటే వైద్య శాఖ మంత్రి గారికి, వైద్య శాఖ కార్యదర్శి గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 85% సీట్లు ఖచ్చితంగా నీటి బోను మిగిలినంత తెలంగాణ బిడ్డలకి దక్కాలని చెప్పి ఏదైతే వారు జీవో విడుదల చేసినారో దాని మీద న్యాయ వివాదం చెలరేగినా అక్కడ కూడా చాలా పటిష్టంగా పోరాటం చేసి మంత్రి గారు, వైద్య శాఖ సిబ్బంది అంతా కూడా హైకోర్టులో కూడా విజయం సాధించాం. మనం గొప్ప విజయం అది. అంటే రాబోయే సంవత్సరం बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटी रामाराव ने सिलसिला में नए मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि आप निहायत ही खुश नसीब हैं जो आपको एमबीबीएस में अपने ही मकाम पर तालीम हासिल करने का मौका हासिल हो रहा है, क्योंकि 1993 में बाईपीसी की उन्होंने तालीम हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मैं एमबीबीएस के एंट्रेंस में 1600 रैंक लाने के बावजूद मैं दाखिला हासिल नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त सिलसिला में डिग्री कॉलेज तक मौजूद नहीं था, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सिलसिला में न सिर्फ डिग्री कॉलेज कायम किया बल्कि मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और जेएनटीयू का क़याम अमल में लाने के इक़दाम किए। సీట్ వచ్చేది కాదు, కానీ ఈరోజు మీరు అదృష్టవంతులు. ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ చూస్తే 10,000 డాక్టర్లు ఈరోజు ఒక్క తెలంగాణ నుంచి వస్తున్నారంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్రైడ్ ఫర్ us, ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డిలైట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. 43% of the total medical students in India coming from Telangana is a great matter of pride for all of us. So I'm delighted that today Rajanna Sirsila has its own medical college. I remember very well 2009లో నేను మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ గురించి పంచాయతీ ఉండేది. ఆ డిగ్రీ కాలేజ్ పెడితే వేములవాడలో పెట్టాలా, సిరిసిల్లలో పెట్టాలని పంచాయతీ పెట్టుకొని అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో పెట్టినారు. అట్లాంటి సిరిసిల్లలో ఈరోజు డిగ్రీ కాలేజ్ కోసం కొట్లాడుకున్న సిరిసిల్లలో ఈరోజు ఒక మెడికల్ కాలేజ్, ఒక నర్సింగ్ కాలేజ్, ఒక జేఎన్టీయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఒక అగ్రికల్చర్ కాలేజు, రేపటి రోజున ఒక ఆక్వా యూనివర్సిటీ, ఇవన్నీ కూడా వస్తా ఉన్నాయంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత విద్యకి, ముఖ్యంగా అందులో పేదలకి వైద్యానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న కార్యక్రమాలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కమిట్మెంట్ ఏంటనేది దీన్ని బట్టే చెప్పవచ్చు. సో ఐ కాంప్లిమెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్ గెటింగ్ అడ్మిషన్, బట్ I also request all of you, especially those students who are from outside of the state, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं भी दुनिया में जब कोई नई चीज की शुरुआत होती है इनिशियली टीथिंग पेन तो होता ही है. तो since this is a new college, since this is a new location, थोड़े दिन मतलब पहले एक 6-7 महीने आपको, आपके प्रोफेसर्स को, आपके लेक्चरर्स को, आपके बाकी डॉक्टर्स को थोड़ा तकलीफ तो होगा, क्योंकि एडजस्टिंग, एक्लिमेटाइजिंग टू अ न्यू प्लेस, गेटिंग यूज्ड टू. बीआरएस पार्लिमानी पार्टी ने कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात को 33% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ख़वातीन को भी 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मज़कूरा 2 बिल्स को पेश करने वज़ीर आज़म पर जोर दिया। इस सिलसिले में बीआरएस पार्लियामानी पार्टी के इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2 अलहदा मकतूब रवाना किए, जिसमें 33% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात की बिल पार्लियामेंट के मुजवज़ा इजलास में पेश करने पर जोर दिया। आज दोपहर तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्लियामानी पार्टी का इजलास मुजवज़ा पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में बीआरएस के अरकान लोकसभा और राज्यसभा को बीसी और ख़वातीन बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए मरकज़ पर दबाव डालने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ने कहा कि ख़वातीन की बहबूद और पसमानदा तबकात की तरक्की के मामले में बीआरएस पार्टी पाबंद अहद है। कौमी सतह पर इन दोनों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत के साथ वक्तन फ़ौक़तन अपनी आवाज़ उठाने तैयार है।
उसी के हिस्से के तौर पर पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में इस मसले को उठाएंगे। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बीआरएस हुकूमत को मुल्क की इंतहाई बदउनवान हुकूमत करार दिया। शहर हैदराबाद में 16 और 17 सितंबर को मुनक़िद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास और तुकुगला के जलसे-ए-आम के इंतजाम की तैयारियों का जायजा लेने हैदराबाद पहुंचने वाले केसी वेणुगोपाल ने जलसे-ए-आम के मकाम का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील का वादा करते हुए यहाँ के अवाम के देराना ख्वाब को पूरा किया, लेकिन बदकिस्मती से तेलंगाना की तश्कील के बाद बदउनवान हुकूमत इख्तिदार में आ गई। उन्होंने कहा कि चंद महीनों के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद जयराम रमेश और कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने भी मीडिया से बात की। This CWC will discuss about the state election preparations. You are all aware of that. Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, all these states are going for election in coming days. We are very sure, and Mizoram also, the 5 states. We are very sure that we are going to, Indian National Congress is going to form the government in these 5 states, including Telangana. Telangana, certainly Congress party under the leadership of Sonia Gandhi, Madam Sonia Gandhi promised Telangana state and we delivered. This was a very proudful moment for the Congress party workers, Karyakartas and general public of Telangana. We promised Telangana and we delivered. But unfortunately, after delivering Telangana, you know how this TRS government is ruling this state. Entire Telangana become most corrupt state in this country. Everywhere corruption, misgovernance. People are fed up with government. They are in a very difficult situation. There Modi government is disturbing the people. Here KCR is disturbing the people. Both sides people are feeling the heat. So this Congress Working Committee is going to have a discussion on elections and election preparations and election. You know that we already formed an India Alliance for 2024. Certainly, the details of the India Alliance, after 3 consecutive meetings of India Alliance, now the country's atmosphere has been totally changed. People are very anxiously and hopefully looking for India Alliance. Now the country is realizing that this Narendra Modi government हमेशा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुआ करती है और हमेशा 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे के लिए होती है। पहली बार ये हो रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 3 दिन चल रही है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन की बैठक है। 150 लोग आ रहे हैं और पहली बार 3 दिन के लिए हम दिल्ली से बाहर ये बैठक कर रहे हैं। ऐसे तो चिंतन शिविर हुआ है, AICC सेशन भी हुआ है। आपको याद है हैदराबाद में जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, हमारा AICC का प्लीनरी यहाँ हुआ था 2006 में। तो पर वर्किंग कमेटी का बैठक होना ये बड़ा ऐतिहासिक है और इसमें 2 राय नहीं है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ बुलाई गई है। ये परिवर्तनकारी क्षण है तेलंगाना की राजनीति के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी जी ने यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के समय 8 जिले
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे मरहले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद सनातन धर्म को तबाह करना चाहता है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर नफरत का सामान बिक रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को शुमार करने के साथ साथ रियासती हुकूमत को बदनवान तरीन हुकूमत भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। सनातन धर्म पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। 1 तारीख को मुंबई में ये इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर DMK स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ छोड़ करके देख करके उसका निरादर करता है। वह हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम DMK और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। दुनिया जहान में आप संविधान के बारे में चर्चा करते हो जाकर कि भारत में संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। क्या संविधान में लिखा है कि किसी धर्म को, किसी विचार को, किसी आस्था को गाली दी जाए? क्या संविधान ने ये अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म को निरादर करो? कौन से संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? और तुम संविधान की दुहाई देने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। कांग्रेस कायदीन ने जुमे को साबिक रुकन पार्लियामेंट तुम्मला नागेश्वर राव से हैदराबाद के माधापुर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मीटिंग में AICC इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, मुहिम कमेटी के शरीक चेयरमैन पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और खैरताबाद DCC सदर रोहित रेड्डी ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान ठाकरे ने तुम्मला को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि तुम्मला इस माह की 17 तारीख को होने वाली विजय भैरी सभा में पार्टी में शामिल हो। मरकजी वजीर सियाहत और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना लिबरेशन डे तकारीब के एक हिस्से के तौर पर जुमे को एक बाइक रैली की क़यादत की। किशन रेड्डी ने दूसरे कायदीन और कारकुनों के साथ सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड से बाइक रैली का आगाज किया। तेलंगाना के लिए बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज और साबिक मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने सिकंदराबाद से जिले वरंगल के परकाल तक निकाली गई इस रैली को झंडी दिखाई। बीजेपी के कारकुन पार्टी का परचम थामे हुए थे। 300 किलोमीटर के फासले का अहाता करने के बाद ये रैली एक जलसे आम में तब्दील हो जाएगी।
मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे हैदराबाद के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई, जिसके मुताबिक अमित शाह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में 17 सितंबर को मुनक्किद होने वाली बीजेपी की यौम आज़ादी तेलंगाना तकरीब से एक दिन कबल हैदराबाद पहुंचेंगे। खतई शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह 16 सितंबर की रात 7:55 पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बाद 8 बजे सीआरपीएफ सेक्टर मेस के लिए रवाना होंगे और रात वहीं शब बसरी करेंगे। उसी रात तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कायदीन से मुलाकात करेंगे। बाद बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से भी वो मुलाकात करेंगे। अमित शाह के हमरा जेपी नड्डा भी हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। गुज़िश्ता साल अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलुगु फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात की थी। इसके अलावा जेपी नड्डा ने तेलुगु फिल्मों के हीरो नितिन और क्रिकेटर मिथाली राज से मुलाकात की थी। इस मरतबा इन दोनों की मुलाकात पीवी सिंधु से होने वाली है। दूसरे दिन 17 सितंबर को सुबह 8:35 पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड वो पहुंचेंगे, जहां बीजेपी की जानिब से यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब मुनक्किद होने वाली है। 9 बजे से 11 बजे दिन तक मुनक्किद होने वाले जलसे आम में वो शिरकत करेंगे। बाद 11:15 को परेड ग्राउंड से शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना होंगे और एयरपोर्ट से 11:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने हाईकोर्ट की हिदायत पर 50,000 रुपए की रकम सैनिक वेलफेयर फंड में जमा करवाने के बाद आज हाईकोर्ट में उनकी जानिब से दायर करदा मुकदमे में जिरह की। 2018 के इंतखाबात में करीमनगर असेंबली हल्के से मुकाबला करते हुए बीआरएस उम्मीदवार वो वजीर गंगूला कमलाकर के हाथों शिकस्त से दो-चार होने वाले बंडी संजय ने कमलाकर के इंतखाब को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। गुज़िश्ता 4 साल से हाईकोर्ट में बंडी संजय की दरखास्त पर समाअत हो रही है और हालिया दिनों अदालत ने इस केस से मुतालिक गवाहों और सबूत का जायजा लेने के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को एडवोकेट कमिश्नर मुकर्रर किया था। बताया गया कि एडवोकेट कमिश्नर ने कबल अज़ीम बंडी संजय के बयान को कलमबंद कर लिया और जिरह के लिए उन्हें तलब किया गया था, लेकिन वो 3 मरतबा एडवोकेट कमिश्नर के सामने जिरह के लिए पेश नहीं हुए, जिस पर गुज़िश्ता की समाअत के दौरान एडवोकेट कमिश्नर ने बंडी संजय की अदम मौजूदगी पर बरहमी जाहिर करते हुए उन्हें 50,000 रुपये सैनिक वेलफेयर फंड में अदा करने के बाद ही जिरह के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। इस हिदायत के मुताबिक बंडी संजय ने रकम अदा करते हुए आज जिरह के लिए पेश हुए। बाद इस केस की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि माओइस्ट सेंट्रल कमेटी के रुकन संदीप दीपक राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने माओइस्ट लीडर की गिरफ्तारी की तफसीलात मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि दीपक कुमार ने बेशतर माओइस्ट के आला कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया था और वो खुसूसी जोनल कमेटी के सेक्रेटरी हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के टाई जंक्शन एरिया में उनका अहम रोल था। इस साल खराबी सेहत के बायस उन्हें कई मसाइल का सामना था, जिसके पेश नज़र दीपक राव दो तीन दिन कबल ही हैदराबाद पहुंचे और खुफिया इत्तला पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक की पुलिस के अलावा एनआईए की टीमें सरगर्म थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने दीपक पर 25 लाख का अवार्ड का ऐलान भी किया था। COVID time, they were meeting and there were some issues also. After arrest of Krishnamurthy, Western Ghat Special Zone Committee Secretary, in November 2021, Deepak was elected as Secretary of Western Ghat Special Zone Committee. Itainuchi, Tri-Junction area and Karnataka, Tamil Nadu and Kerala Tri-Junction area, Western Ghat, he was looking after. 2023 లో కొన్ని minor health issues కూడా వచ్చింది. For that he was regularly attending for treatment, but regularly he was going to Mad area and meeting topmost leaders including Ganapati and Basavaraj. Ranjit Shankaran, Professor Mahindra Tech University, resident of Malaysian Township, Kukatpalli, తర్వాత B. Ajit Kumar. तेलुगु देशम पार्टी के कारकुन अपने कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस के साथ झड़पें कर रहे हैं। आज एलुरु जिले के द्वारका तिरुमला में टीडीपी कारकुनों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जब उन्हें बगैर इजाजत रैली निकालने से रोक दिया गया।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने जुम्मे को कहा कि अगले 2 सालों में रियासत में मजीद 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे। जगनमोहन रेड्डी रियासत में 5 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने विजयनगरम जिले के गजुलरिका में कैंपस का जाती तौर पर और बाकी 4 का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। हर कॉलेज कैंपस को 500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। दीगर 4 मेडिकल कॉलेज एलुरु, राजा महेंद्रवरम, मछलीपट्टनम और नंदियाल में कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रियासत में तिबी तालीम और सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 17 మెడికల్ కాలేజెస్ను కట్టే కార్యక్రమంలో ఏదైతే మొదలు పెట్టామో అందులో 5 మెడికల్ కాలేజెస్ లో ఈరోజు పిల్లలు అడ్మిషన్స్ తీసుకొని డాక్టర్లుగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నారు। ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ నుంచి మీరు నేర్చుకునే ఈ చదువు ద్వారా మీకు వచ్చే ఈ శిక్షణ ద్వారా ఆ తర్వాత మీరు చేసే సేవ ద్వారా साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के मजीद एहतजाज के मंसूबों के दरमियान सैबराबाद पुलिस ने जुम्मे को मुंतजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मादापुर जोन संदीप ने कहा कि हफ्ते को मादापुर के अतराफ वकनाफ तेलुगु देशम पार्टी ने IT मुलाजिमीन के साथ एहतजाज का जो मंसूबा बनाया है उसके लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करते हैं या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एहतजाज के ताल्लुक से पयामात गश्त किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलुगु देशम कायदीन ने हफ्ते को आउटर रिंग रोड पर IT मुलाजिमीन के साथ एक कार रैली निकालने का मंसूबा बनाया है। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ नीलोफर अस्पताल से 6 माह के बच्चे का अगवा कर लिया गया। बताया जाता है कि गंडीपेट इलाके के रहने वाले सलमान खान अपनी बीवी के साथ 4 साल बड़े लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाने आए थे। उनका छोटा बेटा 6 माह के फैसल खान को एक नामालूम खातून ने उस वक्त वो लेकर फरार हो गई जब बच्चे की मां खाना लेने के लिए हॉस्पिटल की पहली मंजिल से नीचे गई थी। मां के वापस आने के बाद खातून और बच्चा दोनों गायब थे। ये वाकया जुमेरात की शाम पेश आया। इसी दौरान बच्चे की मां ने बताया कि वो फैसल खान को दूध पिला रही थी कि एक नामालूम खातून ने नाइटी और काला दुपट्टा पहनी हुई थी, इसके बाजू बैठ गई। खातून ने बताया कि उसका लड़का भी अस्पताल में जेर इलाज है और बच्चे के साथ उसका शोहर है। वार्ड में 2 अफराद को रहने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ बैठने आई है। खातून की बात पर भरोसा करते हुए फैसल की मां बच्चे को उसके हवाले करते हुए खाना लाने नीचे गई और वापस आने पर बच्चा और खातून दोनों लापता थे। लड़के के वालिद सलमान खान ने नामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस नामालूम खातून की तलाश में है और हॉस्पिटल के CC कैमरों की जांच कर रही है। मेरा छोटा बच्चा थे, मैंने कहा है मैं सो गया था, वो औरत बैठी हुई थी। हैदराबाद में एक खातून ऑटो में सोने के जेवरात भूल गई थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें वो जेवर वापस दिलवाए। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के मारुति नगर की रहने वाली एक खातून अपनी वालदा के हमरा ऑटो में इमलीवन बस डिपो पहुंची। वो दोनों अंबरपेट से ऑटो में सवार हुए थे। बस डिपो के पास ऑटो से उतरने के बाद वो 16 तोले वजनी तलाई जेवरात पर मुश्तमिल बैग ऑटो में ही भूलकर उतर गई। बस डिपो में अंदर जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि बैग गायब है। फौरी मीर चौक पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस को खातून ने बताया कि वो बैग ऑटो में ही भूलकर उतर गई। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से ऑटो का पता चलाते हुए जेवरात का बैग खातून के हवाले कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जुमेरात को भागमती नदी में हुए एक बोट के हादसे का वीडियो सामने आया है। इसमें लोग बच्चों को बचाने के लिए चीख रहे हैं, कुछ लोग नदी में कूदते भी हैं। एक नाव बचाने के लिए आती है, कुछ बच्चों को बचाया भी जाता है, लेकिन इस दौरान एक एक करके 12 जिंदगियां नदी में समा जाती हैं। इनमें से अब तक 3 की लाशें मिली हैं, 9 की तलाश जारी है। ये लाशें इस मकाम से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर नदी में मिली है। इस पूरे मामले को लेकर पूरा गांव सदमे में है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।